ओके, तो चलिए हम आज की आपकी एक्ट स्टार्ट करते हैं। योर एक्ट्स नेम इज राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। आपकी एक्ट का नाम है राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इट्स वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्ट फॉर आवर लाइफ एज वेल एज फॉर आवर सिलेबस। हमारे एग्जाम के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लस हमारी डे टू डे लाइफ में भी बहुत ज्यादा काम आने वाली एक्ट है। तो इसको एक बहुत अच्छे से समझें। अगर हम हमारी डे टू डे लाइफ में हम इससे यूज ले सकते हैं, कैसे काम आएगा मैं आपको थोड़ी देर में समझा देता हूँ। तो सबसे पहले समझते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन चीज क्या है। एक्ट पे बाद में आते हैं, पहले हम समझते हैं राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 को हटाते हैं, वो हम क्लास में थोड़ी देर में 5-10 मिनट में करेंगे। व्हाट इज राइट टू इंफॉर्मेशन? सी व्हेन यू सी से द वर्ड राइट, राइट मतलब आपका अधिकार, टू इंफॉर्मेशन मतलब किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन लेने का आपका अधिकार। बट सर आप इंफॉर्मेशन किससे ले सकते हो? आप इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट से ले सकते हो। खाली इस एक्ट के अंदर आप प्राइवेट लोगों से इंफॉर्मेशन, मैं ये नहीं कह सकता कि आप मुझे ये बताओ कि आपके घर के अंदर कितना राशन लगता है, आपका घर का बजट कितना है, डेली का, मंथ का, ईयर का, व्हाट इज योर सैलरी, आपके बिजनेस में कितना कमाते हो, ये सब नहीं मिल सकता। इट्स अ पर्सनल इंफॉर्मेशन। इस एक्ट के तहत, अंडर दिस एक्ट, you can obtain public information. So I hope you understand what is the word public information, right? So when I say the important है, तो इसका मतलब है कि साथ साथ में नोट्स बना लेना सारे, जो जो चलते रहे तो काम आएगी ना रियल लाइफ में। तो राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन है कि ये सिटीजन ऑफ द इंडिया हैज द अथॉरिटी to obtain any kind of information from the government provided they are not exempted। कुछ इंफॉर्मेशन को छोड़ के, जैसे आपको न्यूक्लियर कहाँ रखा हुआ है, समझ रहे हो ना कि एक रीजनेबल, कौन सी वाली एक्सक्लूडेड है वो अलग है, वो हम डिस्कस करेंगे। बट सर्टेन लेवल, अप टू सर्टेन लेवल, जो डे टू डे लाइफ में आपके काम आने वाली इंफॉर्मेशन है, यू कैन ऑब्टेन दोज इंफॉर्मेशन फ्रॉम गवर्नमेंट। ये है राइट टू इंफॉर्मेशन। बट ये जब तक इस चीज का कानून नहीं बनेगा, जब तक इस चीज का कानून नहीं बनेगा, तो गवर्नमेंट इसके लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है। गवर्नमेंट इसके लिए ऑब्लिगेटरी नहीं है, राइट? तो अगर आपको गवर्नमेंट को ऑब्लिगेटरी बनाना है तो उसको कानून बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए, कानून के लिए हमें राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनानी पड़ी, कि पार्लियामेंट में पास हो गई। So that was the Right to Information Act, under which you can get the information from the government। आप गवर्नमेंट से इंफॉर्मेशन ले सकते हो। क्या है गवर्नमेंट, वो मैं आपको थोड़ी देर में डिस्कस करता हूं। फिर आता है अगला सवाल, What is the need of right to information? सर जरूरत क्या राइट टू इन्फॉर्मेशन की, हमें क्या जरूरत पड़ती है राइट टू इन्फॉर्मेशन? यू माइट से कि सर मैं तो स्कूल में गया था एडमिशन के लिए, वहां पर मुझे एडमिशन दिया नहीं गया, डोनेशन मांगा गया, एक्सेट्रा थिंग। सो खाली एक पर्पस के लिए तो इतना बड़ा काम नहीं हो सकता ना, उसके लिए तो पुलिस भी काम आ सकती है। व्हाट इज द नीड ऑफ राइट टू इन्फॉर्मेशन? देखिए, रीजन मीन, as we already know that India is the largest democracy in the world। इंडिया एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है वर्ल्ड के अंदर। हमारा इतना बड़ा देश है, ऑलमोस्ट सारे धर्म के लोग यहाँ रहते हैं हमारे पास, सारे टाइप के लोग रूल भी करते हैं अलग अलग एरियाज के अंदर, ठीक है? तो एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हमारा वर्ल्ड के अंदर। सिंस इज अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो डेमोक्रेटिक तरीके से बना हुआ है। एंड इनफैक्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर हमें एक अधिकार दिया गया, राइट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच, जिसका आजकल तो थोड़ा कुछ ज्यादा ही मिसयूज हो रहा है, हम देख रहे हैं। हर कोई मन में आता है वो कुछ भी बोल देता है। बट स्टिल Article 19 and Article 21 of the Constitution, Article 19 and Article 21 of the Constitution of India has given right to citizen, that those citizens can speak anything। सर एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में अपील करनी है, कैसे करोगे? डू यू हैव द आंसर राइट नाउ? एट प्रेजेंट आपके पास उसका आंसर नहीं है। बट मैंने आपको क्लास ज्वाइन करते हुए बोला कि आपके पास अधिकार है, आप क्लास के अंदर क्वेश्चन पूछ सकते हो, बिल्कुल। तो योर इनपुट, योर यू विल से दैट सर जब तक आप समझाओगे नहीं तब तक हम क्वेश्चन किस बात के ऊपर पूछे? सब कुछ ब्लैंक है अभी तो, एवरीथिंग इज ब्लैंक राइट नाउ। तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में एक अधिकार तो दिया, समझिए कि क्यों आया राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, नीड क्या है? एक कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिया गया राइट टू इंफॉर्मेशन में, राइट टू स्पीच का, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, पता ना सबको कि आप अपना अधिकार है कि आप बोल सकते हो। आर्टिकल 19 एंड आर्टिकल 21 में। सर आप क्या बोलोगे जब तक आपके पास इनपुट नहीं है? आप सवाल कैसे करोगे? सपोज इफ अ टीचर आस्क अ क्वेश्चन टू स्टूडेंट इन द क्लास, बट द स्टूडेंट्स आर नॉट प्रोवाइडेड विद द इनपुट, स्टूडेंट्स को इनपुट ही नहीं मिला,
तो वो क्वेश्चन किस चीज पे पूछेंगे? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन का राइट था, राइट है हमारा, राइट टू स्पीच वाला, वो यूजलेस नहीं हो गया? क्यों? क्योंकि जब इनपुट ही नहीं है तो बोलोगे क्या? पहले इंफॉर्मेशन दो कि सर आपने टेंडर किसको दिया, कितने में दिया, एडमिशन किसके लिए, कितने लॉकर अवेलेबल है बैंक के अंदर, किन बच्चों का एडमिशन हुआ, आपकी परसेंटेज क्या थी, उन बच्चों की मार्कशीट, अगर प्रॉपर्टी किस रेट में गवर्नमेंट ने खरीदी, किस रेट में बेची, गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक से कितना लोन लिया, प्रधानमंत्री ने कितना फॉरेन टूर पे इन्वेस्ट किया, उससे रिटर्न कितना आया। जब तक ये इंफॉर्मेशन मुझे मिलेगी नहीं कि मेरे प्राइम मिनिस्टर बाहर जाके कितना खर्च करके आए, या किसकी सिक्योरिटी पे, पॉलिटिशियन की सिक्योरिटी पे कितना खर्च होता है, किस पॉलिटिशियन को कितने सरकारी बंगले फ्री में मिले हुए हैं, कब से कब तक मिले हुए थे, जब तक ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है ही नहीं, तो मैं राइट टू स्पीच का करूं क्या? बोलूं किसको? मैं मीडिया को बुला के तो तब बोलूंगा ना कि देखो इनकी सिक्योरिटी पे इतना पैसा खर्च हो रहा है। जब तो मुझे इंफॉर्मेशन नहीं दोगे तो मैं बोलूं क्या? मैं अपने मन से कुछ भी फैक्ट के बिना की बातें, अफवाह फैलाऊंगा फिर तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन का वो अधिकार जो था वो यूजलेस सा था। इसलिए आपको एक राइट टू इंफॉर्मेशन की नीड है कि पहले इंफॉर्मेशन दो, इंफॉर्मेशन को एनालाइज किया जाए पूरा, और उस एनालिसिस के बाद में आप गवर्नमेंट को क्वेश्चन करो दैट टेल मी वेयर यू हैव स्पेंड माय हार्ड अर्न मनी विच आई पेड यू एज अ टैक्स। कहां पर आपने मेरा टैक्सेस का पैसा यूज किया वो दिखाओ आप मुझे। जैसे आप कहते हो कि सर एक्स पॉलिटिकल पार्टी है, वो अपने एडवर्टीजमेंट में बहुत पैसा खर्च कर रही है। आई सॉ सम राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में किसी पर्सन ने निकलवाया था कि एक पार्टी है, उसका 526 करोड़ रुपए का, ये तो मैं पुराना बजट बता रहा हूं, आज से 5 साल पहले का, खाली एडवर्टीजमेंट का बजट था, जो उस स्टेट का लगभग एजुकेशन का बजट है। ये किसका पैसा एडवर्टीजमेंट पे खर्च हो रहा है? क्या उस पॉलिटिकल पार्टी को खुद का पैसा है, या वो हमारा पैसा है, टैक्स का? हमारा पैसा। मैं कैसे सवाल करूं ये चीज उस पार्टी से या गवर्नमेंट से? मुझे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के अंडर मैंने उससे सवाल पूछा कि आपके एडवर्टीजमेंट पे कितना पैसा लगा, बताओ मुझे। उन्होंने बताया, ये पैसे का सोर्स बताओ आप मुझे, ये पैसा कहां से है? तो उन्होंने कहा कि ये तो टैक्स पेड मनी है आपका। कैन आई आस्क देम क्वेश्चन कि हु गेव यू द राइट to use my tax paid money for promotion of your political parties एडवर्टीजमेंट? आपने अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए मेरा पैसा कैसे खर्च किया? या फिर मैं उनसे, आपने बताया कि 526 करोड़ लगा एडवर्टीजमेंट पे, कैन आई आस्क देम नाउ कैन यू टेल मी द सोर्स ऑफ दिस मनी? 526 करोड़ छोटा अमाउंट नहीं है, मुझे इसका सोर्स बताओ, अब कहां से पैसा आया? दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज राइट टू इंफॉर्मेशन। ये अधिकार, कैन आई से इट इज एजुकेटेड पब्लिक नाउ। अब एक एजुकेटेड पब्लिक हो गई है कि आपको सवाल पूछने का अधिकार है। सो सिंस वी आर डेमोक्रेटिक कंट्री, तो हमारे का इस टाइप के सारे अधिकार अवेलेबल हैं। तो किस वजह से आया आपके पास ये? कॉन्स्टिट्यूशन का 19 एंड 21 आर्टिकल की वजह से भी ये जरूरी था, क्योंकि जब इनपुट नहीं है तो क्वेश्चन कहां से पूछोगे आप? नीड क्या थी? तो वो स्पीच जो थी वो यूजलेस ही थी, तो इनपुट के लिए हमें जरूरत था। एंड ऑल्सो यू आर ऑफरिंग अ ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट टू द पब्लिक। क्या आपके मैनिफेस्टो में ये लिखा होता कि वी विल बी ट्रांसपेरेंट, हम एक ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट है, हम स्कैम्स नहीं करने देंगे, स्कैम्स नहीं करेंगे? इफ यू आर ट्रांसपेरेंट इनफ, तो क्यों ना आप अपनी पब्लिक को इंफॉर्मेशन दो? ठीक है, आई अंडरस्टैंड, कुछ जो रिजर्व्ड इंफॉर्मेशन है वो आप रखो, जो कंट्री की सिक्योरिटी के लिए, कीप दैम, बट क्या आप ये तो बता सकते हो खर्चे की चीजें? समझ आया? तो ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट के लिए भी इस एक्ट की जरूरत थी। तो इस एक्ट की जरूरत क्यों पड़ी? पहला, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री, दूसरा राइट टू स्पीच की वजह से, तीसरा राइट ऑफ फ्रीडम जो था हमारा, उस फ्रीडम को रहने दो। फिर उसके बाद में अगर इनपुट ही नहीं है तो मैं क्वेश्चन कैसे पूछूंगा? एंड द लास्ट इज ट्रांसपेरेंट गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट अगर ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। आप कह रहे हो कि खर्चा कहां लगा या एडमिशंस कहां हो रहे, अगर आप यूनिवर्सिटी से ट्रांसपेरेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि सर एडमिशन का क्राइटेरिया अगर आपका 80% है, आप सारी एडमिशन की लिस्ट दिखा दो आप मुझे कि किस बच्चे के कितने परसेंटेज पे एडमिशन हुए हैं, बी ट्रांसपेरेंट। अगर सबका 80+ है तो वी विल बी ओके, अगर किसी का 80 से कम है तो हम आपसे सवाल पूछेंगे। आपने जो लिस्ट दी उसमें मैंने बच्चों के नाम निकाले, एक बच्चे के आगे लिखा 68%, तो मैं कहूंगा इसका 68 पे क्यों? अब मैं सवाल पूछूंगा। आए समझ? राइट ऑफ स्पीच। मैं मीडिया में जाऊंगा कि इस बच्चे का 68 पे क्यों हुआ, व्हाई दिस स्टूडेंट इज स्पेशल टू यू।
क्या आपको इसने पैसा दिया या ये आपका नोन है, ये सवाल तब होता है। क्या ये ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी इससे? क्या गलत काम बढ़ेंगे, कम होंगे, ब्राइब कम होगी पब्लिक सिस्टम के अंदर, लोग डरेंगे। आज की डेट में यूनिवर्सिटीज में जब आप एडमिशन के लिए जाते हो ना, तो डोनेशन ऑफर करते हो, कोई लेता नहीं है, कोई भी लेना चाहता नहीं कि नहीं हम नहीं लेंगे, ठीक है। तो आपका टैक्स का पैसा आपको यूज पता चलेगा। क्लियर? तो ये था बेसिक इस एक्ट का कि एक्ट क्यों जरूरत थी, क्या है राइट टू इंफॉर्मेशन और क्यों है, क्या और क्यों पता चला, ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग विद आर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005, इस पे आते हैं। उससे पहले थोड़ा सा मुझे आपको वर्ल्ड लेवल की हिस्ट्री बताता हूं कि राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट दुनिया में कब आई। देखिए जैसा कि आपको दिख रहा है, हमारे यहाँ राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट कब आई? 2005 में, ठीक है। सर देर इज अ कंट्री स्वीडन, सुना नाम किसने स्वीडन का? स्वीडन के अंदर ये 1776 में आ चुकी थी, 1776 में, 1776 में। उस वक्त हम क्या करते थे हमें पता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वर्ड यूज गलत है, थोड़ा ज्यादा पीछे रह गए इन कंट्रीज से हम। इनफैक्ट यूके में आ चुकी थी 1911 के अंदर, अमेंडमेंट भी आ चुकी थी हमारे यहाँ आने से पहले। एंड उसके अलावा जो है बहुत सारी और भी देश हैं जिनके अंदर काफी पहले आ चुका था ये। ऑलमोस्ट सब देशों में पहले आ चुका था, हमसे पहले ऑलमोस्ट। अगर हम अपने आप को जिन देशों में काउंट करते हैं, मैं पाकिस्तान नहीं कहूंगा, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बट ऑलमोस्ट सब देशों में आ चुका था ये। बट एनीवे, जब भी आया हमारे पास, ठीक है। तो ये कब आया हमारे पास, कब आया? 2005 में, स्वीडन में 1776। फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड स्वीडन 1776। उसके बाद यूके, यूएसए और ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में आता गया। सेकेंड थिंग इज कि सर इंडिया में कब आया ये? लेट मी टेल यू, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इंडिया में आपको 2005 में आया, बट उससे पहले हमारे कुछ ऐसे स्टेट थे जो इंडिया में, ये बहुत ज्यादा बेसिक चीजें बता रहा हूं आपको, बिल्कुल इंटरनल जो चीजें हैं, विच आर मेंशन इन द बेयर एक्ट, नॉट इन योर मॉड्यूल और बुक में नहीं है। बट किसी चीज को मेरा एक मानना है, जानना हो तो पूरा जानो, हाफ नॉलेज इज हार्मफुल है, राइट। सो इंडिया में कब आया? इंडिया में फर्स्ट टाइम आया 1997 के अंदर। तमिलनाडु, देयर इज अ स्टेट तमिलनाडु में ये 1997 में एप्लीकेबल हो चुका था, तमिलनाडु के अंदर। फॉलोड बाय तमिलनाडु के अलावा 1997 में और भी स्टेट्स में आया था। उसके बाद में हमारा राजस्थान, 2000 में राजस्थान में एप्लीकेबल था इफेक्टिव ये। राजस्थान की अगर आपको इंफॉर्मेशन थी तो 2000 के अंदर राजस्थान में इफेक्टिवली एप्लीकेबल हो चुका था। फॉलोड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटका, इन तीनों स्टेट में 2000 में आया था। बट सबसे पहले 2000 में कहां आया था? राजस्थान, आफ्टर दैट महाराष्ट्र, आफ्टर दैट कर्नाटका, ये 2000 में आया था। नाउ हम आते अपने पर्टिकुलर स्टेट जो कि एक्चुअल में है यूनियन टेरिटरी, दिल्ली में कब आया? दिल्ली में भी ये 2001 में एप्लीकेबल हो चुका था। 2001 में दिल्ली में एप्लीकेबल हो चुका था ये, ठीक है। बट अगर हम बात करते हैं कि सर इंडिया में इफेक्टिवली ये प्रॉपर इंडिया में कब हुआ था, इन द इंडिया इट वाज एप्लीकेबल इन 2005। फ्रॉम द डेट बता देता हूं आपके एग्जाम के लिए, 11 मई 2005, 11 मई 2005 को ये लोकसभा में पास हुआ था बिल। लोकसभा में 11 मई 2005 को पास हुआ। एंड राज्यसभा के अंदर ये पास हुआ था 12 मई 2005 को। राज्यसभा में कब हुआ? 12 मई 2005 को। तो व्हाट इज द इफेक्टिव डेट ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 इन इंडिया? इट इज 12 मई 2005, योर एग्जाम क्वेश्चन। Is that clear? Is that clear? Okay. Clear? यहां से हम अपना एक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। नाउ द क्वेश्चन इज अगेन, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 कब एप्लीकेबल हुआ इंडिया में इफेक्टिवली? 12 मई 2005 को। क्लियर? वेयर इट इज एप्लीकेबल इन इंडिया? अगला सवाल आता है, इंडिया में ये कहां पर एप्लीकेबल है? क्या ये इंडिया में पूरे में एप्लीकेबल है या एक्सेप्ट द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एप्लीकेबल है अब? ठीक है, इट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया इंक्लूडिंग जे एंड के। वैसे लिखने की जरूरत है नहीं, वैसे लिखने की जरूरत है नहीं इसको। तो वी कैन से इट इज एप्लीकेबल इफेक्टिवली टू होल इंडिया, फुल स्टॉप। ठीक है, बट फिर भी कुछ लोगों को थोड़ा समझने में अभी इसमें देर है, कुछ लोग अभी भी अपोज कर रहे हैं, आज तक भी कर रहे हैं। तो हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में भी है ये एप्लीकेबल। आपके बुक्स में, मॉड्यूल्स में शायद जम्मू कश्मीर एक्सक्लूड हो,
अपडेट होने में टाइम है, बट हाँ एप्लीकेबल है। अब आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है, बिल्कुल आपके लिए एग्जाम के लिए जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल है ये। अगला एक सवाल आता है जो इंपॉर्टेंट सवाल है यहाँ का। तो मैंने कहा कि दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल इंडिया इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, इंडिया में जब ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ तो क्या सरकार ने ओवर द नाइट बोला कि आज से आपके ऊपर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एप्लीकेबल है, कल सुबह कोई आएगा आपके पास तो उसको जवाब दे देना आप? क्या ये पॉसिबल है? Isn't it difficult for those public organization की सर सारी इंफॉर्मेशन एक जगह गैदर करनी, एक ऐसा पर्सन अपॉइंट करना पड़ेगा मुझे जो कि उस पर्टिकुलर ड्यूटी हो जिसकी कि वो उस आदमी को डील करे जो इंफॉर्मेशन लेने आएगा। Isn't that सिस्टम होना चाहिए ना? किसी भी चीज को एप्लीकेबल करने से पहले उस ऑर्गेनाइजेशन को गेस्टेशन पीरियड, एक समय देना चाहिए। कितना समय है आपके पास, आप इस एक्ट को अपने ऊपर एप्लीकेबल होगी आपके ऊपर इतने टाइम में, द रीजनेबल टाइम द गवर्नमेंट सेड। एग्जाम के अंदर जो रिपीटेडली आया, अच्छा मैं बता देता हूं क्यों मैं बार बार ये छोटे छोटे क्वेश्चन बता रहा हूं। पहले ये जो एक्ट थी, आपका एक सब्जेक्ट होता था ILGL, ठीक है, इंडस्ट्रियल लेबर एंड जनरल लॉ, उसके अंदर था ये। वहां पर ये MCQ होता था सब्जेक्ट ये वाला, तो वहां पर ये छोटे छोटे क्वेश्चन आते थे जो मैंने बताया ना, इफेक्टिव डेट कब है, वर्ल्ड में पहला किधर आया, इंडिया में पहला किधर आया, इंडिया में किस दिन हुआ, इफेक्टिव डेट कितने दिनों का गेस्टेशन पीरियड होता है एप्लीकेबल होने से पहले, ये आते थे। अब उनको मिक्स करके बड़ा क्वेश्चन उन्हीं चीजों को देने लग गए, ठीक है ना। तो क्वेश्चन इज, जब भी ये इफेक्टिवली एप्लीकेबल हुआ तो कितने दिनों का टाइम देती है गवर्नमेंट? गवर्नमेंट देती है 120 डेज का टाइम, 120 दिनों का समय देती है गवर्नमेंट। ये जो मैंने आपको बातें बताई थी अभी थोड़ी देर पहले, वो सब आपके नोट्स में लिखी हुई है, इंक्लूडिंग एग्री एग्जाम्पल एक्सेट्रा। जो आर्टिकल 1921 था, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच था, एंड इफ अ टीचर आस्क यू द क्वेश्चन इन एग्जाम एंड यू डोंट हैव डेटा यू विल नॉट बी एबल टू आंसर, दो सब कुछ है, मैंने बता भी दी आपको। ऑब्जेक्टिव क्या था इस एक्ट का लाने के लिए? टू प्रमोट ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी प्रमोट करने के लिए ये एक्ट आई बेसिकली, राइट। तो इट ऑल विल बी गिवन टू यू, बट स्टिल मैंने समझा दिया आपको। अगला सवाल मैंने जो बताया आपको वो ये था कि सर गेस्टेशन पीरियड कितना होता है? कितना होता है गेस्टेशन पीरियड? 120 डेज। इसको मैं समझा देता हूं। सपोज गवर्नमेंट कहती है, एक एग्जांपल के साथ समझो, गवर्नमेंट ने कहा प्राइवेट कोचिंग्स पे अभी तक ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं है ना। गवर्नमेंट ने, जस्ट एक एग्जांपल है हाइपोथेटिकल, गवर्नमेंट ने कहा 10 जनवरी 2020 से प्राइवेट कोचिंग्स पे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट एप्लीकेबल होगा। आपको बताना पड़ेगा किस बच्चे से कितनी फीस ली, किस बच्चे को कब से एडमिशन हुआ, कितने एडमिशन है, या एनी इंफॉर्मेशन दे वांट यू हैव टू गिव। कब से हुआ ये? 10 जनवरी 2020 से प्राइवेट कोचिंग्स में, ठीक है। तो अगला सवाल ये आता है, क्या आप 11 जनवरी 2020 को आके मुझसे इंफॉर्मेशन मांग सकते हो? नहीं, ठीक है। इसके बाद में ये एप्लीकेबल गवर्नमेंट ने कर दिया, तो आपको कितने दिन का टाइम, अभी रुक जाओ आप, लगभग कितने महीने हो गए? 4 मंथ्स, अप्रैल, मई, तो लगभग आप 120 दिनों से हिसाब से काउंट करना, 31 डेज का एक्सेट्रा। बट हम हाइपोथेटिकली ले लेते हैं 09/05/2020। इस दिन के बाद मुझे हर किसी को कोई भी इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी। ये लाइन समझ आई? 120 डेज वाली मैंने क्या कहा कि कितने दिनों तक मुझे समय दिया जाएगा, किस चीज का, सारी इंफॉर्मेशन गैदर कर लो। सर इतना दिन थोड़ी लगता है। हाँ मुझे नहीं लगेगा शायद, बट यूनिवर्सिटीज, बड़ी बड़ी कंपनियां, उनको तो लग सकता है, जिनका काम ऑलरेडी काफी फैला हुआ काम है, राइट। ठीक। अब आता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज का कि सर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट में अगर इंफॉर्मेशन लेनी है, जो आपका माइट बी दिस शुड बी योर क्वेश्चन, कि सर अगर इंफॉर्मेशन लेनी है मुझे तो मैं किस तरीके से इंफॉर्मेशन लूं, मतलब क्या प्रोसेस रहेगा इंफॉर्मेशन का? ये सारा नोट डाउन हो गया? ये देख लो आप एक बार जल्दी से, अभी तक जो किया उसकी समरी ऊपर लिखी हुई है।
ठीक है, चलिए अब आते हैं हम। इफ यू वॉन्ट, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, इफ यू वॉन्ट टू हैव एनी इंफॉर्मेशन, इफ यू वॉन्ट टू गैदर एनी इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से कोई इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो तो क्या प्रोसेस रहेगा आपकी इंफॉर्मेशन लेने का? सर मैं अपने कॉलेज या अपने स्कूल से या गवर्नमेंट ऑफिस से कहीं से कुछ इंफॉर्मेशन लेना चाहता हूं या चाहती हूं, तो आप मुझे उसका प्रोसेस बता दो, मुझे यूज करना है। कैसा करना पड़ेगा आपको? सर सबसे पहले उस ऑर्गेनाइजेशन में एक ऑफिसर होगा, उसका नाम है PIO। PIO की फुल फॉर्म होती है पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर वो कब बनाओगे आप? ये जो 120 डेज का टाइम था ना आपके पास, इसमें आप उस आदमी का अपॉइंटमेंट कर दो। PIO जो पब्लिक, नाम से समझ आ रहा है, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो क्या ड्यूटी हुई इसकी? जो अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उस ऑर्गेनाइजेशन में आप, ऐसा नहीं है सबको चलते फिरते पकड़ के इन्फॉर्मेशन दे, ऐसा नहीं, उसके पास जाओ, ही इज द राइट पर्सन, राइट। तो पहले यूनिवर्सिटीज में क्या होता था, आप जाते थे विंडो पे, 17 नंबर जाओ, 18 जाओ, 19 जाओ, 20 जाओ, घूमते रहो, ठीक है। फिर लास्ट में जाके ना आप हाथाजोड़ी करते थे, सर मैं प्लीज मेरे को इन्फॉर्मेशन दे दो, मैं दूर से आया हूँ, बाहर से आया हूँ, ये वो, ठीक है। वो कहते थे चल साइड में खड़ो, दया करते थे हमारे ऊपर, ठीक है। अब आप जाओ, इंफॉर्मेशन 16 नंबर विंडो से है तो 16 नंबर से लो, नहीं दे रहा तो सीधा जाओ उस यूनिवर्सिटी या उस ऑर्गेनाइजेशन के PIO के पास कि मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, गिव मी दिस इन्फॉर्मेशन। 10-15 रुपए ही ले लेगा, इन्फॉर्मेशन दे मुझे चाहिए, और घर पे पहुंचा, कोरियर करो, यू विल हैव टू डू इट, या मुझे ईमेल करो, आई वांट दिस इन्फॉर्मेशन, ठीक है। सुना, सबसे पहले कैसा करना है, इंफॉर्मेशन 2-3 चीजें मैं बता देता हूं, कौन ले सकता है? सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडिया का सिटीजन ले सकता है, पहला पॉइंट। किससे ले सकता है इंफॉर्मेशन? पब्लिक अथॉरिटी से ले सकता है खाली। प्राइवेट लोगों की इंफॉर्मेशन मिल सकती है, नहीं मिल सकती? मुझे आपके घर की इंफॉर्मेशन कैसे मिले? प्राइवेट है, मेरा क्या लेना देना उससे? पब्लिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब मेरे टैक्स के पैसे तो घर नहीं चल रहा ना आपका, बट गवर्नमेंट चल रही है, तो मुझे वो मिलनी चाहिए, राइट। पब्लिक अथॉरिटी, अभी पब्लिक अथॉरिटी कौन कौन है? सर जो कोई कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर बनी है, कोई भी ऐसी, या कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का कोई अथॉरिटी, ठीक है, और या फिर कोई भी गवर्नमेंट की ऑथराइज्ड। ठीक है, ये होती है पब्लिक अथॉरिटीज। जैसे मोस्टली जो बैंक्स देखोगे आप गवर्नमेंट की तरफ से है, स्कूल कॉलेजेस, प्राइवेट कंपनीज नहीं, पब्लिक कंपनीज आएगी इसके अंडर, गवर्नमेंट का रोल है उनमें, ठीक है। डिपार्टमेंट्स हो गए, डन, ये आ गए सारी पब्लिक। तो कौन ले सकता है इंफॉर्मेशन? सिटीजन। किससे ले सकता है? पब्लिक अथॉरिटी। तो अगला सवाल आता है, सर मुझे इंफॉर्मेशन लेनी है, मैं कैसे लूं, मुझे वो समझा दो आप खाली। तो ये प्रोसेस क्या इंफॉर्मेशन का, वो समझो, आपको लाइफ में जो काम आएगा। सबसे पहले आप क्या हो? सिटीजन, या यहां पर आप बन गए एप्लीकेंट। आप एप्लीकेशन दोगे इंफॉर्मेशन लेने के लिए, किसको? उस ऑर्गेनाइजेशन के PIO को। या फिर बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं तो वहां पर एक से ज्यादा PIO होते हैं, उसके सबॉर्डिनेट को बोला जाता है असिस्टेंट PIO, असिस्टेंट PIO बोला जाता है, ठीक है। आप पहले इंफॉर्मेशन दोगे PIO को, एप्लीकेशन या असिस्टेंट PIO को, जिसको भी दोगे। नाउ जो ये एप्लीकेशन है, इसके क्या इंग्रेडिएंट्स होंगे, एप्लीकेशन कैसे लिखनी है, किस तरीके से लिखनी पड़ेगी? तो बड़ी ही सिंपल तरीके से बनाई गई है ये चीज। कैसे है? किस लैंग्वेज में होनी चाहिए? दिस एप्लीकेशन शुड बी इंग्लिश, हिंदी, और या आपकी किस में हो? लोकल लैंग्वेज। इन तीनों में से किसी में भी हो सकती है,
डू यू हैव टू पे एनी फीस फॉर दिस एप्लीकेशन? यस, वेरी नॉमिनल, बहुत ही नॉमिनल फीस देनी होती है, बहुत नॉमिनल, 10, 15, 20, 100, 200 ऐसी नॉमिनल फीस होती है। प्लस ऑल्सो बिलो पॉवर्टी लाइन के जो लोग हैं उनके लिए नो फीस, इनको कोई फीस नहीं देनी पड़ती, ठीक है। आई होप यू नो दैट ग्रीन कार्ड, येलो कार्ड, राशन वाला ना, तो बिलो पॉवर्टी लाइन को कोई फीस नहीं देनी। फिर आता है आपका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। क्या आपको, क्योंकि कई बार ये तो ना कौन इन्फॉर्मेशन मांग रहा है उसके हिसाब से इन्फॉर्मेशन दी जाती है, हु आर यू, ठीक है, आप कौन हो इन्फॉर्मेशन लेने वाले, तो आप इतनी ही कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन दो, कोई कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देने की जरूरत, आपका आइडेंटिटी देने की जरूरत, मतलब सिटीजन हो ये तो देना पड़ेगा, ठीक है, बट बाकी आपकी कोई आइडेंटिटी देने की ऐसी जरूरत नहीं है कि कौन हो आप, क्या हो, आप उतना दे दो कि वो आपको रिवर्ट बैक कर पाए, रिप्लाई, और आपकी आइडेंटिटी पता चल जाए कि आप सिटीजन हो, बस इतना होना चाहिए, ठीक है। प्लस देखो हमारी तो शक्ल पे ही लिखा हुआ है कि हम इंडियन सिटीजन है, ठीक है, बट कई लोगों से थोड़ा सा ना वो इंडियन लगते नहीं है, एंग्लो इंडियन होते हैं, तो उनकी दिक्कत आ जाती है। एनीवेज, फिर आता है क्या आपसे वो ये पूछ सकते हैं कि भाई क्यों चाहिए आपको इन्फॉर्मेशन, होता ना ये सरकारी ऑफिसर, क्यों चाहिए तुझे, तुझे, ठीक है, ठीक है, तो क्यों चाहिए तुझे, ऐसी बात करते हैं वो, ठीक है। आप कह सकते हो मैं इस इंफॉर्मेशन के पेपर से रॉकेट बना के उड़ाऊंगा, व्हाट यू हैव टू डू विद दैट, मुझे चाहिए, क्यों चाहिए, अरे ऐसे ही चाहिए, मेरी मर्जी, मुझे चाहिए, तो मतलब इसका क्या हुआ, रीजन देने की जरूरत नहीं है, नो नीड, कोई रीजन, तो कितना स्ट्रांग है देखो आपके फेवर में, आपसे रीजन नहीं पूछा जाएगा क्यों चाहिए, अदरवाइज तो वो इतने सवाल करते हैं आपसे, क्यों चाहिए, इससे क्या होगा, क्यों होगा, नहीं सर आप पूछ नहीं सकते, आप कुछ भी लिख के भेजो उसको, वो पूछे ना, पहली बात तो उसको अधिकार नहीं है यहाँ पर पूछने का कि क्यों चाहिए, अगर पूछ भी ले तो आप जो मैंने बताया कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है, नहीं दूंगा मैं इन्फॉर्म, मेरी मर्जी, मैं नहीं दूंगा, ठीक है, समझ आया। सिटीजन एप्लीकेशन देगा, एप्लीकेशन के कुछ इंग्रेडिएंट्स मैंने आपको बता दिए, ये होगा एप्लीकेशन, किसको दे रहे हो आप, पीआईओ, बट सबसे बड़ा सवाल आता है, आपने एप्लीकेशन तो दे दिया, अब इस एप्लीकेशन का रिप्लाई, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहां आती है गवर्नमेंट ऑफिस में, रिप्लाई में, ठीक है, आप बस चक्कर ही चक्कर काटते रहते हो, तो इसके लिए इन्होंने बोला अगर आपने पीआईओ को एप्लीकेशन दी है, पीआईओ मस्ट हैव टू रिप्लाई टू यू, पीआईओ को आपको रिप्लाई करना पड़ेगा विद इन 30 डेज, ये मैं सुनहरे अक्षरों में लिख दिया आपको, ठीक है, ओके, पीआईओ को कितने दिनों में रिप्लाई करना पड़ेगा, 30 डेज, 30 दिन के अंदर अंदर रिप्लाई करो, अदरवाइज यू आर इनवाइटिंग अ ट्रबल फॉर योर सेल्फ, पीआईओ विल इनवाइट अ ट्रबल फॉर हिमसेल्फ, ठीक है, मॉनिटरी फाइन भी लगेगा उसके ऊपर 30 दिन में। बट सर कई बार आपने असिस्टेंट पीआईओ को अगर एप्लीकेशन दिया तो क्या करना है, अगर आपने एप्लीकेशन असिस्टेंट को दिया तो क्या करना रहेगा, असिस्टेंट पीआईओ को भी आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, बट उसको टाइम दिया गया 5 डेज एक्स्ट्रा, असिस्टेंट पीआईओ, क्लियर। पॉसिबिलिटीज आर देयर कि आपने थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन मांगी हो, पॉसिबिलिटीज आर देयर कि आपने इंफॉर्मेशन किसकी मांगी है, आपने इंफॉर्मेशन मांगी है थर्ड पार्टी की, थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन क्या होती है, जैसे एक तो मैं जानना चाहता हूं, पहला इंफॉर्मेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कितने लॉकर लगे हुए हैं, कितने लॉकर हैं और कितने बुक्ड है, राइट, ये तो हो गई फर्स्ट पार्टी की इंफॉर्मेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन होती है दैट आई वांट टू आस्क इनकम टैक्स डिपार्टमेंट दैट हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने पिछले 5 साल में कितना टैक्स जमा करवाया और क्या उनकी रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न की डिटेल्स चाहिए मुझे, ये किसकी इंफॉर्मेशन है, डिपार्टमेंट की नहीं मांग रहा हूं मैं, ये किसकी मांग रहा हूं, किसी थर्ड पर्सन की इंफॉर्मेशन जो पड़ी हुई कहां पर है, डिपार्टमेंट के पास में। फिर से बताऊं, थर्ड पार्टी है, समझ एक बार और, थर्ड पार्टी हुआ कि अगर आप किसी तीसरे आदमी की इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी से मांग रहे हो,
आई होप इट इज क्लियर नाउ। तो वो क्या है, आया समझ? लास्ट आया समझ? थर्ड पार्टी का इंफॉर्मेशन क्या हुआ? जब आप किसी थर्ड पर्सन की इंफॉर्मेशन पब्लिक अथॉरिटी से मांगते हो तो वो होगी थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन। माइट बी द थर्ड पार्टी हैज अ प्रॉब्लम कि मेरी इंफॉर्मेशन नहीं देना। ये जो मैंने हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस का बताया ना, तो होपफुली हम नेक्स्ट क्लास में इसका एक केस करेंगे। कोची का एक केस हुआ है, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की इंफॉर्मेशन मांगी थी एक आदमी ने, वो हम शायद नेक्स्ट क्लास में कर पाया, पर आज नहीं हुआ तो नेक्स्ट क्लास में जरूर करेंगे। तो अगर आप पीआईओ या असिस्टेंट पीआईओ से थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन मांगते हो कि सर मुझे किसी थर्ड पार्टी की इंफॉर्मेशन चाहिए, उसके लिए कितने टाइम में रिप्लाई करना पड़ेगा? इसमें पड़ेगा आपको रिप्लाई टाइम अलाउड टू थर्ड पार्टी, एक रीजनेबल टाइम उनको भी तो देना पड़ेगा ना रिप्लाई का, कि कितने दिनों में, 7 दिन में आप हाँ या ना बताओ कि दे दें। हाँ, उनसे पूछा जाता है कि डियर थर्ड पार्टी ये इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है, क्या हम दे दें, हाँ या ना। आपके हाँ या ना से फर्क नहीं पड़ेगा, आप हाँ करो या ना करो, बस आपसे पूछा जा रहा है। डिसाइड कौन करेगा? फाइनल डिसीजन पीआईओ लेगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पीआईओ की इंफॉर्मेशन दूं या ना दूं, बस आपसे एक बार पूछ लिया गया, ठीक है? तो आपकी नजर में रहेगी मेरी इंफॉर्मेशन किसी ने मांगी। फाइनल डिसीजन कौन लेगा? इंफॉर्मेशन देना है नहीं देना? पीआईओ, ठीक है। थर्ड, टाइम अलाउड टू थर्ड पार्टी प्लस 40 डेज। तो मतलब रिप्लाई कितने दिनों में करना है? 40 डेज प्लस जो भी टाइम थर्ड पार्टी को दिया रिप्लाई का, वो क्लियर? क्लियर? डन? कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनसे इंफॉर्मेशन लेना अलाउड नहीं है, कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जिनसे इंफॉर्मेशन लेना अलाउड आपको नहीं है, बट सर्टेन ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट अलाउड टू गिव द इंफॉर्मेशन, वो एग्जम्प्टेड होते हैं, जो हम अभी थोड़ी देर में करने वाले हैं। जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब का है, हमने बस एटॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से कैसे ले सकते हो आप? कुछ फॉर्मूले हमारे बॉम्ब के, साइंटिस्ट के फॉर्मूलाज, वो अलाउड नहीं है आपको लेना। क्यों? क्योंकि सर हो सकता है पाकिस्तान वाला या कोई भी नेबर कंट्री या कोई भी हमारा एनिमी कंट्री किसी सिटीजन से ये इंफॉर्मेशन पॉसिबल है। समझ आया मैं क्या कर रहा हूं? हो सकता है ना, पाकिस्तान के लोग यहाँ होते हैं ना काफी, तो इन्फॉर्मेशन ली जा सकती है। तो वो कुछ इन्फॉर्मेशन आपको अलाउड, कुछ एग्जम्प्टेड, एक्सक्लूड होती है इस एक्ट के दायरे से बात। सेना में कितने लोग हैं, बीएसएफ के कितने लोग किस बॉर्डर पे खड़े हैं, आपके कितने टैंक है, कितने टैंक आपके एक्सवाइजेड बॉर्डर एरिया में खड़े हैं, आपकी नेवी क्या है, ठीक है, पनडुब्बी कहां पर है, पानी के कौन से एरिया में आपकी। समझ आया? तो सर वहां से तो पानी से लाके उड़ा देंगे ना वो, ऐसे तो सर, इसलिए कुछ चीजें एक्सक्लूडेड होती है। बट उन ऑर्गेनाइजेशन से भी आप दो तरीके की इंफॉर्मेशन ले सकते हो। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, कौन सी ले सकते हो आप। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप ह्यूमन राइट्स या फिर करप्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हो, ठीक है, ये उनको देनी पड़ेगी। अगर इनसे एसोसिएटेड क्या चीज है, किसी की लाइफ एंड लिबर्टी रिलेटेड है, ह्यूमन राइट्स और करप्शन की इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी अगर किसी की लाइफ और लिबर्टी है विद इन 48 आवर्स। ठीक है, रादर इनको आप अलग भी पढ़ सकते हो ऐसे भी, कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से अगर आपको लाइफ और लिबर्टी की इंफॉर्मेशन लेनी है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से लाइफ और लिबर्टी, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से लाइफ लिबर्टी की इंफॉर्मेशन लेनी तो कितने टाइम में मिलेगी? एनी शैल गिव लाइफ लिबर्टी इंफॉर्मेशन। क्यों सर? किसी की जिंदगी और मौत का सवाल है ना, कल उसको फांसी होने वाली है और आज उसकी शायद इनोसेंस के सबूत उस ऑर्गेनाइजेशन की फाइल्स में हो, तो लेना है अगर तो कितने टाइम में, और उसके लिए आप 40 दिन का इंतजार नहीं करना या 30 डेज का नहीं, ठीक है। और जो एक्सक्लूडेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनसे आप इंफॉर्मेशन नहीं ले सकते, एक्सेप्ट ह्यूमन राइट्स और करप्शन के। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, क्या है, अभी आपने थोड़े टाइम पहले एक आदमी की, जैसे वो फेक था वैसे तो वो मतलब यूजलेस था, बाद में पता चला,
एंड एक हमारे वो थे, सोल्जर था एक, वो उसने एक वीडियो दिखाया कि देखो हमें खाने के अंदर खराब खाना दिया जाता है। एक सोल्जर याद है, 2-3 साल पहले एक सोल्जर का ना एक वीडियो आया था। अभी इस बार उसने इलेक्शन के लिए टिकट भर दिया था, 50 करोड़ रुपए, बोले कुछ इतने पैसे दो मैं हमारे प्रधानमंत्री को मार दूंगा। वीडियो भी आया था आफ्टर ड्रिंक करने के बाद उसका, वो भी हुआ था, आया था। ओके एनीवेज, तो मैं उस पर आता हूँ। जैसे उस सोल्जर ने एक हमारे सैनिक ने एक वीडियो बनाया कि देखो हमें गंदा खाना दिया जाता है, दाल गंदी है, ये गंदी है। तो ये करप्शन का टाइप नहीं है कि सर पैसा तो गवर्नमेंट तो पहुंचा रही है सेना को कि सैनिकों के खाने पे इतना खर्च करो आप, बट उतना पैसा आप, वो सैनिक हमें दिखा रहा है खाना कि हमें गंदा खाना दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। तो इसका मतलब ये पैसा यूज नहीं हो रहा। तो ये किसका केस है? करप्शन का। बट आप बीएसएफ, हमारी आर्म फोर्सेस से इंफॉर्मेशन एक्सक्लूडेड में हो, नहीं ले सकते। बट अब बीएसएफ पे कौन सा चार्ज लगाया गया? करप्शन का। ऑल्सो ह्यूमन अधिकार है ना मेरा खाना अच्छा मिलना, ह्यूमन राइट का भी है और करप्शन का भी अधिकार है, या दोनों में से कोई भी हो है। तो क्या बीएसएफ को वो जवाब देना पड़ेगा कि सर ये देखो ये पैसा? तो वो टाइप के जवाब आप बीएसएफ से, आर्म फोर्सेस से ले सकते हो। आगे समझ अब कौन से टाइप के, ठीक है, done. So this is how you can obtain the information. Suppose if you want to ask any information to any university, college, etc., what you have to do, first of all you have to contact to the PIO or assistant PI of that organization, and you have to make an application, the written application। ये written होना चाहिए सारा, either in English, हिंदी और local language जो हमारी हो। अभी local दिल्ली की नहीं, अगर कर्नाटका तो कन्नड़, बंगाल की तो बंगाली, पंजाबी, हमारी तो बहुत ही गंदी है, ठीक है। रिटर्न में दिया, उसके बाद में फीस जो भी नॉमिनल 10, 15, 20 रुपए लेते हैं आपसे, ज्यादा नहीं, वो दो। बीपीएल अगर आपने आपको शो कर दो, कार्ड लगा दो साथ में, तो कोई फीस नहीं देनी पड़ेगी। कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन उतनी दो जितना आपको रिप्लाई कर पाएंगे वो, आप अपना समझो कि मुझे लेनी है किसी से, प्लस रीजन की नीड नहीं कि मेरे को क्यों चाहिए, नहीं, आप उसके आगे या तो रीजन लिखना चाहो तो लिखो, नहीं लिखना चाहे तो आई एम नॉट कंफर्टेबल शेयरिंग द रीजन, नहीं बताऊंगा मैं। दे विल रिप्लाई यू विद इन 30 days। अच्छा, अगर आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट भी किया जाए कि मैं आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा, रिजेक्शन भी कितने दिनों में आना चाहिए? सेम कि भाई आपको नहीं मिलेगा। क्या होता है गवर्नमेंट में पता है ना, रिजेक्शन के टाइम पे वो आपको रिप्लाई नहीं करता, फिर आप वहां जाके कहते हो सर एप्लीकेशन थी मेरी, तो वो कहते हैं नहीं वो सक्सेस नहीं हो पाई। तो आपका नेक्स्ट सर बता तो देते कम से कम, नहीं हो पाई आप मुझे, यही होता है। इस केस में ये भी बताया कि रिजेक्शन हुआ है तो विद रीजन भी साथ में। फॉर द रिजेक्शन दे हैव टू प्रोवाइड द रीजन एज प्लस विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम आपको बताना। आई होप ये लर्न हो गया यहां तक जो मैंने बताया। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्यों, क्या है, आप पब्लिक अथॉरिटी से इंफॉर्मेशन ले सकते हो, वो है। राइट टू इंफॉर्मेशन क्यों है? ट्रांसपेरेंसी के लिए राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है, और जो भी रीजन बताया। इसके अलावा राइट टू इंफॉर्मेशन इंडिया में कब आई? 11-12 मई, मतलब इफेक्टिवली 12 मई 2005 से हमारे यहाँ चल रही है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट जो है किधर एप्लीकेबल? होल इंडिया में। कितने दिन का गेस्टेशन पीरियड? 120 डेज का। इंफॉर्मेशन लेनी तो कैसे मिलती है आपको, वो पता चल गया आपको, राइट। हाँ, तो जैसे अगर कोई पूछे कि आपने आर्म्स में कितना किया है, नहीं करप्शन से रिलेटेड हो, तब भी किया ना। अभी देखो, अब मैं एक आपको हर एक चीज जो प्रैक्टिकल चलती है वो बताता हूं मैं। राफेल सुना था ना, एक बहुत प्रोपेगेंडा क्रिएट किया गया राफेल के लिए, ठीक है। हमारे जो उस वक्त डिफेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन थे उस वक्त, हमारे जिस वक्त ये हुआ, ठीक है। शी सेड दीज आर द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आई विल नॉट शेयर। बट उन्होंने बोला, ऑपोजिट पार्टी ने, क्या कॉन्फिडेंशियल इसमें बताओ। सर कितनी गलत चीज सही, आप कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इस टाइप की जो देश की सिक्योरिटी के रिलेटेड है, आप पार्लियामेंट में उनसे बुलवाओगे? क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है हमारे राफेल का, कि कौन कौन से कॉन्फ़िगरेशन है। सर वो जो स्पेशलिस्ट होते हैं ना, वो पता लगा लेते कितने पैसे में क्या क्या कैसे कैसे कॉन्फ़िगरेशन के, वो पता चल गया, दुश्मन को पता चल जाएगा, तो उसका तोड़ ले लेगा ना वो, समझ आया उसका, और उसको काउंटर अटैक के लिए ऐसी चीज वो भी रख लेगा। इसलिए उन्होंने बोला सर दीज आर द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन आई विल नॉट शेयर। कभी कुछ अमाउंट बोल बोल के उन्होंने, फिर भी राफेल का हमारा जो था ऑलमोस्ट सब कुछ पता चल ही गया सबको, ठीक है। तो वो बताना जरूरी नहीं है, मना करो, क्योंकि आर्म फोर्सेस ये सारी की सारी एक्सक्लूड है हमारी।
क्लियर? बट आर्म फोर्सेस से खाली कौन सी टाइप के सवाल पूछ सकते हो आप? एंड करप्शन, उनको बताना पड़ेगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, कोई और सवाल किसी भी बच्चे का तो ले आप। ये नोट डाउन कर लो सारा जल्दी से। आगे बढ़ते हैं कि अगर आप चार्ट देखोगे तो आई थिंक अब आपको थोड़ा समझ आ जाएगा चार्ट। इफ यू सी दिस चार्ट आ रहा है समझ? नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दिस। नाउ what is public authority? I think you can see the constituted जो है सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एक्सेट्रा। what type of information you can take? किस टाइप की? मैं कहता हूं कि मुझे चाहिए आपके सैंपल्स की इंफॉर्मेशन चाहिए, तो क्या आप ले सकते हो? हाँ, रजिस्टर, फोटोकॉपीज, डॉक्यूमेंट्स, ईमेल्स, ये सब इंफॉर्मेशन ले सकते हो। किस फॉर्म में ले सकते हो? आप उनको कह सकते हो कि सर मुझे चाहिए, आपको किसी भी मटेरियल की ले लो, रिकॉर्ड, डॉक्यूमेंट, मेमोज, ईमेल्स, ओपिनियन, एडवाइजेस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर, की भी इंफॉर्मेशन लीजिए आप उनसे। प्लस ये इंफॉर्मेशन आप कैसे कैसे ले सकते हो? आप उनसे सब, आप उनसे नोट्स बनवा सकते हो, नोट बना सकते हो, एक्सट्रैक्ट्स, सर्टिफाइड कॉपीज उनके सिग्नेचर किए हुए, सैंपल्स की इंफॉर्मेशन ले सकते हो, डिस्क, फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट्स, किसी भी फॉर्म में आप उनसे मांग सकते हो, प्रोवाइडेड उतने आपको उनके वो पैसे देने, जो भी कॉस्ट पड़ेगी उनकी वो पैसे देना आपको। इन सब चीजों में आप ले सकते हो। क्लियर? पब्लिक अथॉरिटी का क्या एप्लीकेशन है? कितने दिनों के अंदर उनको स्टैब्लिश करना? 120 डेज में। क्या क्या? डिटेल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉइज, प्रोसीजर, डिसीजन, डिस्चार्ज ऑफ फंक्शन एम्प्लॉइज, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट जो अवेलेबल है उनके पास, डिटेल्स ऑफ काउंसिल, कमेटीज, डायरेक्टरी, बजट क्या है, किसका कितना बजट है, सब्सिडीज किसको कितनी सब्सिडी मिली, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स, फैसिलिटीज, पीआईओ की डिटेल्स, ये सारी की सारी उनको बतानी पड़ती है। ये जो मैं आपके साथ शेयर सब कुछ कर चुका हूं पहले। क्लियर? फिर पीआईओ कौन है वो भी मैं बता चुका हूं आपको। ओके, आगे बढ़ते हैं अब हम। अगर आपने किसी गलत पीआईओ को, असिस्टेंट पीआईओ को एप्लीकेशन दे दी, मतलब मैं एक्स का हूं और अपने वाई वाले को दे दी, तो वो जो असिस्टेंट पीआईओ आपकी एप्लीकेशन को रिजेक्ट नहीं करेगा, रादर वो राइट पर्सन को फॉरवर्ड करने में आपकी हेल्प करेगा। ठीक है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके लिए कितने दिन एक्स्ट्रा दिए उसे? 5 डेज। जो 30 to 35 वाला टाइम ड्यूरेशन था ना, वो उसको एक्स्ट्रा मिल गया। इन्फॉर्मेशन सारी देनी पड़ेगी विद इन द मैक्सिमम पीरियड गिवन। तो मैक्सिमम पीरियड अब आपको पता है 30, 35, 40, 48 आवर्स। अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होती है तो क्या कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बट यू दे हैव टू प्रोवाइड द रीजन फॉर दिस रिजेक्शन एंड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम उनको बताना पड़ेगा। ड्यूटीज क्या पीआईयू की मैंने आपको बता दिया, आपको कोऑपरेट करे, आपके साथ सारी इंफॉर्मेशन दे। किस फॉर्म में देनी है आपको? जो अभी मैंने एक फ्लो चार्ट बनवाया आपको, किस फॉर्म में? आपको रिटर्न में देनी है विद प्रिस्क्राइब फीस, जो बहुत नॉमिनल है, बट बीपीएल के लिए वो फीस नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपको बाकी एक्स्ट्रा चीजें सारी बता दी है। डन। नाउ ओके, सो वी हैव टाइम। आगे करते हैं हम अभी। नेक्स्ट इज, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इजी तो बहुत है, कंफ्यूजिंग है, तो मैं इसको लिख के बिना समझा रहा हूं, बाद में आपको फ्लो चार्ट बनवाऊंगा। कंफ्यूजिंग है ये थोड़ा सा वर्ड्स की वजह से, क्योंकि सब कुछ सीआईसी है। सो ओनली थिंग इज शॉर्ट फॉर्म्स मत बनाना, शॉर्ट फॉर्म्स नहीं बनाना, क्योंकि सब कुछ सीआईसी है। हर एक चीज की सीआईसी ही शॉर्ट फॉर्म बन रही है यहाँ पर। चाहे आप बोलो इंफॉर्मेशन कमिश्नर, ठीक है, तो ये फुल फॉर्म है इसकी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, तो शॉर्ट फॉर्म क्या बनी? सीआईसी। ठीक है, देन चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, शॉर्ट फॉर्म सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, शॉर्ट फॉर्म। तो शॉर्ट फॉर्म, ओनली थिंग इज शॉर्ट फॉर्म नहीं बनानी है। क्लियर? ओके, तो ध्यान से समझते हैं, थोड़ी थ्योरी सुनो। अगर अब जैसे आपको किसी से इंफॉर्मेशन लेनी है, अगर आपको किसी से इंफॉर्मेशन लेनी है तो आप जाओगे पीआईओ के पास, बट पीआईओ अगर आपकी बात नहीं माने, नहीं सुनेगा, तो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास क्या बचता है?
आप उसकी कंप्लेन करो, या फिर पीआईयू एक्सेट्रास के रेगुलेशन के लिए गवर्नमेंट को, इंफॉर्मेशन कमीशन के रेगुलेशन के लिए गवर्नमेंट आपको कुछ ना कुछ ऐसा एक सिस्टम बनाए जिससे उनको रेगुलेट करने के लिए उनको आसानी हो। मतलब ऐ तो नहीं है तो सेंट्रल गवर्नमेंट या प्रधानमंत्री हमारा रोज रोज राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट पे डिटेल देखे, कुछ एक अलग से डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए, जैसे फाइनेंस का फाइनेंस है, इनकम टैक्स का इनकम टैक्स है, कंपनी लॉ का एमसीए, आरओसी सब कुछ है, वैसे राइट टू इन्फॉर्मेशन के अलग डिपार्टमेंट क्या है, राइट टू इन्फॉर्मेशन वाले का अलग का नाम क्या है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। कमीशन मतलब कमेटी, ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है वो, ठीक है। तो वैसे ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया और स्टेट गवर्नमेंट ने स्टेट का इंफॉर्मेशन कमीशन बनाया। क्या काम करते हैं ये? बेसिकली दे लुक आफ्टर, वो किस चीज को लुक आफ्टर करते हैं? दे लुक आफ्टर योर राइट टू इंफॉर्मेशन मैटर, राइट टू इंफॉर्मेशन मैटर को वो लुक आफ्टर करते हैं। इज दैट क्लियर? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट बनाई, ठीक है, बट इसको अपडेट भी करना पड़ेगा, हमें टाइम टू टाइम, समय समय पे अपडेट करना पड़ेगा, तो इसके लिए कोई ना कोई पर्सन तो होना चाहिए, एक डिपार्टमेंट कमीशन होना चाहिए। इसके लिए इन्होंने इसको दो पार्ट में बांटा, एक तो बांट दिया इसको सेंट्रल लेवल और दूसरा स्टेट लेवल, ठीक है। सेंट्रल लेवल पे जो बनाया, सेंट्रल लेवल पे जो इन्होंने बनाया इसका, उसका नाम क्या बताया मैंने आपको? सेंट्रल इंफॉर्मेशन तो सबसे बड़ी गलती जो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं आफ्टर इतनी देर अच्छा समझ आता है, फिर सीआईसी में सब कुछ एक हो जाता है सब उनका, तो ये गलती नहीं करेंगे हम, यहाँ पर पूरा लिखना पड़ेगा हमें, और इवन इन एग्जाम ऑल्सो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, और वैसे ही स्टेट का क्या बनेगा? स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, आप पूरा लिखेंगे इसको, ठीक है। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन। अब जो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन है किसने बनाया, और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन किसने बनाया? स्टेट गवर्नमेंट, ये इन्होंने बनाया, ठीक है। इसके कॉन्स्टिट्यूशन में लोग कौन है? हु आर देयर? देखिए, इसमें दो लोग होते हैं, एक होता है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर, और दूसरे कौन होते हैं? सेंट्रल थोड़ा कंफ्यूज होने वाली चीज है, पहले मैं बार बार बता रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, बार वर्ड्स शब्दों में कंफ्यूज हो गया। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर, आई होप वर्ड समझ आ रहे हैं। डिपार्टमेंट का नाम क्या है? कमीशन, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन उसके जो कॉन्स्टिट्यूट करता है उसको, उसमें कितने टाइप के लोग हैं? टाइप दो, एक है चीफ, कितने चीफ होते हैं यहाँ पर? चीफ सब जगह एक ही रहेगा ना, एक चीफ है, और कमिश्नर उसके सपोर्ट करने के लिए कितने? मैक्सिमम 10 उसकी टीम मेंबर है। टोटल कितने लोग हो गए इस डिपार्टमेंट में? मैक्सिमम 11 मैक्सिमम है, ये 10 से कम भी हो सकता है, क्योंकि वर्ड क्या लिखा है मैंने इसके आगे? मैक्सिमम 10 है, जितनी जरूरत है उतने रखो, क्योंकि पेमेंट भी तो देनी पड़ती है सर, ठीक है। और सो स्टेट इंफॉर्मेशन में कौन होगा यहाँ पर? एक होगा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और एक होगा स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ये चीफ कितने? एक, और ये वाले कितने? मैक्सिमम 10 कमिश्नर्स होते हैं। इज इट क्लियर? हु अपॉइंट्स देम? सो इसके ऊपर तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड, सीआईसी एसआईसी का डायरेक्ट आता है पूरा आपका। और इस पूरे डिपार्टमेंट को क्या बोलता है गवर्नमेंट? इस पूरे डिपार्टमेंट को क्या बोला जाता है? जो ये इंफॉर्मेशन, इसको पूरा बोला जाता है इंफॉर्मेशन कमीशन। तो क्वेश्चन आता है आपको, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन एंड देयर कॉन्स्टिट्यूशन? तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन commission. One is Central Information Commission and second is and their constitution is as follows: 1 chief, 10 other commissioners, जो आप फ्लो चार्ट से बता सकते हो। एंड ऑल्सो टेल
हु हैज द अथॉरिटी टू अपॉइंट देम, इनको अपॉइंट कौन करता है ये मैं बताता हूं आपको। अब देखिए जो सेंट्रल लेवल वाला है ये अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट। अच्छा क्यों बता सकता है आज हमारा अभी प्रेसिडेंट कौन है भारत में? रामनाथ कोविंद, ठीक है। प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, बट प्रेसिडेंट अकेले के पास ये पार नहीं होती क्योंकि गड़बड़ हो सकती है। प्रेसिडेंट रिकमेंडेशन पे करता है, और रिकमेंडेशन कौन करता है प्रेसिडेंट को? प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन देने के लिए एक अथॉरिटी होती है जिसमें सबसे पहला आदमी होता है प्राइम मिनिस्टर। एक कमेटी है, कमेटी का हेड होता है ये प्राइम मिनिस्टर। इस कमेटी का हेड कौन है? वो कौन है हमारे अभी? नरेंद्र मोदी, ठीक है। तो प्रधानमंत्री हमारे वो है, प्लस लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा, लोकसभा का ऑपोजिशन का लीडर कौन है? ये कौन है? अरे ऑपोजिशन में नहीं है हमारे रामनाथ कोविंद तो। कौन है? पूरा बताओ। राहुल थोड़ी होता है राहुल। राहुल गांधी अभी शायद मेरे हिसाब से जहां तक मुझे पता है चेंज हो गए ना। हु हैज बिकम अध्यक्ष? मेन गांधी, सोनिया गांधी बन गई ना अभी कुछ समय पहले, शायद बदला हुआ है। सिंस आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट तो मैं उस पर कॉमेंट नहीं करूंगा, बट हाँ ऑपोजिशन में। क्लियर? चलिए अभी है भी कि नहीं वो भी नहीं पता क्योंकि सीटें बड़ी कम आई थी। ओके, एंड द थर्ड इज देयर इज वन यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। यूनियन कैबिनेट, ये कोई भी हो सकता है। कोई यूनियन समझते हो? यूनियन मतलब, यूनियन वर्ड मतलब स्टेट और सेंट्रल। सेंट्रल यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर मतलब सेंट्रल का मिनिस्टर, कोई भी सेंट्रल की किसी मिनिस्ट्री का हेड। जैसे फॉर एग्जांपल निर्मला सीतारमन, शी इज फाइनेंस मिनिस्टर नाउ, शी इज फाइनेंस मिनिस्टर नाउ। और हमारे अमित शाह क्या बन गए अभी? हाँ बताया किसी ने, होम मिनिस्टर बन गए, गृह मंत्री बन गए वो भी, ठीक है। ठीक है, तो उनको जानना चाहिए भी कितना बदलाव किया उन्होंने हमारे भारत में, क्या तहलका मचा रखा है। ठीक है, अच्छा ही कर रहे हैं वैसे। ठीक है, तो ये लोगों के रिकमेंडेशन पे प्रधानमंत्री इनको अपॉइंट करते हैं। क्लियर? इनकी क्वालिफिकेशन पे आने से पहले मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट अच्छी सी बात बताता हूं जो आपकी बुक में नहीं है, मॉड्यूल में, कि सर इनकी सैलरी सिस्टम, रिटायरमेंट, टेन्योर क्या होता है इनका। तो इन्होंने ज्यादा छेड़छाड़ ना करते हुए ये बोला कि जो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर है ये इसकी सैलरी या इसकी रिटायरमेंट या इसका अपॉइंटमेंट किसके इक्वल होगा? चीफ इलेक्शन ऑफिसर। आप पूरा लिखना, आपके मॉड्यूल में नहीं है वैसे अलग से बता रहा हूं। चीफ इलेक्शन ऑफिसर, समझते ना, इलेक्ट्रल डिपार्टमेंट जो हमारा, चीफ इलेक्शन ऑफिसर के बराबर इसकी सैलरी होती है, प्लस इसका टेन्योर वैसे 5 साल का होता है, ठीक है, वो इसके बराबर होता है, चीफ इलेक्शन ऑफिसर के बराबर। तो सर सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर का किसके बराबर होता होगा? कॉमन सेंस, इलेक्शन ऑफिसर के बराबर। उस डिपार्टमेंट में भी चीफ इलेक्शन ऑफिसर होते हैं और इलेक्शन ऑफिसर्स होते हैं, तो ये किसके बराबर हो गए? इलेक्शन ऑफिसर्स के बराबर इनकी सैलरी होती है। क्लियर? आया समझ? हाँ, इधर आया समझ? समझ के साथ साथ लर्न भी होना चाहिए, खाली समझना नहीं। नोट डाउन हुआ ना? देखो इधर जो मैंने आपको बताया सेम रहेगा वो भी, क्योंकि उसमें 2 है नहीं हमारे भारत में, एक ही है वो।
क्लियर? तो सबसे पहला क्या है, इंफॉर्मेशन कमीशन। इंफॉर्मेशन कमीशन कितने टाइप का है? 2 टाइप, सेंट्रल इंफॉर्मेशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और इधर स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल जो इसमें कमीशन है उसमें कितने लोग हैं? 1 और मैक्सिमम 10। स्टेट में भी 1 और मैक्सिमम 10। हु शैल अपॉइंट्स देम? ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट विद द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर हु इज द चेयरमैन, लीडर ऑफ ऑपोजिशन ऑफ लोकसभा एंड 1 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर। और स्टेट में स्टेट का गवर्नर। सर ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, स्टेट में कौन करता है अपॉइंट? अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑफ द स्टेट। अभी आपने सुना होगा ना, वो बीच में लड़ाइयां नहीं चलती थी हमारे दिल्ली के गवर्नर और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर। देखो कुछ जगह पर वो जुड़े हुए मिलके काम करते हैं। देखो एक तो कौन करेगा? गवर्नर, प्लस रिकमेंडेशन कौन सी कमेटी की? जिसमें चीफ मिनिस्टर चेयरमैन होगा, लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब हमारी जो स्टेट की। मैं बता देता हूं अगर विजिबल नहीं है तो, हु अपॉइंट्स देम? दिस इज अपॉइंटेड बाय गवर्नर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी हु इज विच इज हेडेड बाय chief minister of the state along with the leader of opposition in the state along with the one state cabinet minister। सही है? आए समझ? और सैलरी और इनके क्या होता है वो बता दिया मैंने आपको। चलिए आगे आते हैं, इनकी क्वालिफिकेशन क्या हो सकती है। 2 बातें और बतानी मुझे इसमें आपको, फिर अपील्स पर जाएंगे। देखिए इनकी क्या क्वालिफिकेशन है। दे शुड बी, ये कुछ वैसा नहीं है, दे शुड बी गुड पर्सन, दे शुड बी पर्सन ऑफ एमिनेंस इन द पब्लिक लाइफ, मतलब इज्जतदार आदमी होने चाहिए। ये नहीं कि करप्शन के चार्जेस लगे हुए उनके ऊपर, वो सब नहीं होना चाहिए। वाइड नॉलेज होनी चाहिए उनका। दे शुड नॉट बी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ द स्टेट और यूनियन टेरिटरी। जो ये बन रहे हैं कमिश्नर्स जो बन रहे हैं, उनको पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना उनका नहीं होना चाहिए। दे शुड नॉट बी कनेक्टेड विद एनी पॉलिटिकल पार्टी। दे शुड नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन, मतलब प्रॉपर खाली आदमी, ठीक है, वो होना चाहिए। रीजन अगर आप बिजनेस से रिलेटेड हो, आप ही के बिजनेस पे कोई करप्शन चार्ज लगा हुआ है या फिर किसी आदमी के पर करप्शन चार्ज लगा हुआ है, तो आप अपने बिजनेस में उससे डोनेशन एक्सेट्रा दिलवा लोगे और उसके फेवर में आप गलत काम कर दोगे ना। तो इसलिए आप एक अलग आदमी होने चाहिए जो कनेक्टेड ना हो बिजनेस, पॉलिटिकल पार्टीज, इन सबसे। क्लियर? एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप एक बार यहां अपॉइंट हो जाते हो, वंस यू आर अपॉइंटेड, योर सैलरी विल नॉट बी चेंज्ड। रीजन, सर आपको अपॉइंट किया कैबिनेट मिनिस्टर एक्सेट्रा की कमेटी ने, कई बार मिनिस्ट्री पे भी करप्शन के चार्जेस लग जाते हैं। तो अगर उस मिनिस्ट्री को उन करप्शन चार्जेस से बचना हो तो वो क्या करेंगे? आपको लालच दे देंगे, क्या तेरी सैलरी बढ़वा दूंगा, ये डिसीजन हमारे फेवर में ले। तो ट्राई ये किया गया है कि किसी भी तरीके से आप इन्फ्लुएंस ना हो। तो इसलिए बोला कि वंस यू आर अपॉइंटेड, योर सैलरी एक्सेट्रा विल नेवर बी चेंज, कभी भी उनमें बदलाव नहीं आता है। क्लियर? फिर इस एक्ट का लास्ट टॉपिक आता है अपील्स। अपील्स और एक एक्स्ट्रा चीज जो आपने पढ़ ली होगी, इन लोगों के पास कौन सी पावर होती है? सेम ऑफ सिविल प्रोसीजर कोड 1908, इसी सब्जेक्ट का एक चैप्टर है, वहां पर पढ़ेंगे हम। क्लियर? अपील्स, अपील्स पे चलते हैं अब हम, फिर इसको फिनिश करेंगे हम। जिससे पहले ही बता दूं मैं कि आप सीआईसी एक्सेट्रा को कंप्लेन क्यों करोगे। अगर पीआईओ ने आपको, कोई पीआईओ अपॉइंट ही नहीं करा ऑर्गेनाइजेशन ने, तो भी सीआईसी को बोलोगे आप। आपकी एप्लीकेशन मना कर दी गई रीजन के बिना, रिस्पॉन्स नहीं दिया गया रिक्वेस्ट का, अनरीजनेबल फीसिस मांगी जा रही है आपसे कि 10 लाख 2 लाख 1000 10,000 बिना मतलब की, ठीक है, और अगर आपको इंफॉर्मेशन दी है वो हाफ रॉन्ग या मिसलीडिंग दी है, ठीक है, तो आपसे मांगा जा सकता है। नाउ नेक्स्ट कम्स एंड द लास्ट टॉपिक इज अपील्स। किस तरीके से अपील्स की जाती है आपकी, तो इसका भी हम चार्ट बना ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। अपील कौन और किसके अगेंस्ट और कैसे करता है, 5 मिनट और लगाएंगे और इसको अच्छे से करेंगे फिर हम।
यहाँ तक कोई सवाल है आप लोगों का, पूछ सकते हो आप मुझे। नो क्वेश्चन, देन अपील्स पे आते हैं हम। ओके, अपील देखिए, दो तरीके की अपील है। एक होती है फर्स्ट अपील। फर्स्ट अपील कौन किसको करेगा? फर्स्ट अपील ऑब्वियसली प्रॉब्लम किसको हो रही है? पीआईओ को प्रॉब्लम है या आपको होगी? तो फर्स्ट अपील हमेशा कौन करेगा? फर्स्ट अपील हमेशा कौन करेगा? वैसे तो अग्रीव्ड पर्सन बोलेंगे इसे। अग्रीव्ड पर्सन का मतलब होता है जिसको प्रॉब्लम है, द वन हु हैज फेस्ड, हु इज डिसअपॉइंटेड, डिससैटिस्फाइड। अग्रीव्ड पर्सन पहली अपील करता है सीनियर टू पीआईओ को। पहले तो उस ऑर्गेनाइजेशन के सीनियर को करते हो आप कि सर हमने आपके ऑर्गेनाइजेशन से ये चीज मांगी थी और उन्होंने हमें रिप्लाई नहीं किया। इसको अपील को करने का टाइम ड्यूरेशन आपके पास 30 डेज प्लस एक्सटेंशन ही अलाउ कर सकते हैं जिस दिन से आपको उनका रिप्लाई आया या आपका टाइम ड्यूरेशन खत्म हुआ फ्रॉम द रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स डेट से 30 दिन। रिस्पॉन्स क्या होता है? या तो उन्होंने रिप्लाई दिया आपको या फिर आपका टाइम खत्म हो गया। लगभग 30, 35, 40 या 48 आवर्स जो भी है, उसके विद इन 30 डेज में आप उसके सीनियर को अपील कर दो। और एक्सटेंशन मिल सकती है, हाँ एक्सटेंशन आपको दे सकते हैं। इस अपील को डिस्पोज ऑफ कितने दिनों में? अब इसको भी तो आप लिमिट दो ना कि ये आदमी भी जल्द से जल्द हमारा काम करे खत्म, क्योंकि है तो उसी ऑर्गेनाइजेशन से एसोसिएटेड ये भी, तो उसको बोलते हैं डिस्पोज ऑफ, डिस्पोजल ऑफ अपील। इसको कितने दिनों के अंदर अंदर इसको डिस्पोज करना पड़ेगा? इसको करना पड़ेगा, इसको जिस दिन अप्लाई किया, अप्लाई प्लस 30 डेज प्लस एक्सटेंशन यहां भी अलाउड है, बट मैक्सिमम एक्सटेंशन कितनी है आपकी? 15 डेज की। ये पहली अपील है। फिर से बताऊं एक बार, फर्स्ट अपील किसको करोगे? एप्लीकेंट करेगा किसको? सीनियर टू पीआईओ को। कितने दिनों में? 30 डेज। डेट्स लिख के बताऊं या समझ आ गया पूरा? 30 डेज में, ठीक है। 30 डेज के अंदर अंदर आपको अपील करनी है, जिसमें कई बार 2-5 दिन की लेट हो जाए तो आपको सफिशिएंट ग्राउंड है अगर, तो वो एक्सटेंशन दे सकता है। अब वो जो ऑर्गेनाइजेशन का सीनियर टू पीआईओ है, ये आदमी इस अपील को कितने दिनों में फिनिश करेगा? मतलब आपको रिप्लाई कब तक देना है उससे? आपकी अपील को कब तक उसको रिप्लाई करना है या खत्म करना है, हाँ या ना, जो भी करे। उसके पास समय कितना है? उसके पास भी 30 दिन। 30 दिन कब से? जब आपने इसको अपील करी उससे अगले 30 दिन के अंदर अंदर उसको रिप्लाई करना है। अगर आप कहो तो मैं डेट के साथ बता देता हूं। फॉर एग्जांपल आपने 1/1/2020 को इसको अप्लाई किया, सीनियर पीआईओ को आपने अप्लाई किया, दैट इज फर्स्ट अपील। 1/1/2020 को आपने अप्लाई किया, तो इसको कितने दिनों के अंदर अंदर रिप्लाई करना पड़ेगा? 31/1/2020, 30 दिन के अंदर इसको रिप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर? आगे समझ? अच्छा, तो आप यहां से जो आपको अपील मिल रही है, यहां से जो रिप्लाई मिला, या तो आप इससे सेटिस्फाइड हो सकते हो या फिर आप इससे डिससेटिस्फाइड हो गए। तो सपोज आप इससे क्या हो गए, अभी भी अग्रीड पार्टी हो, नॉट सेटिस्फाइड। नॉट सेटिस्फाइड तो आप क्या करोगे? सेकंड अपील। सेकंड अपील किसको होगी? इंफॉर्मेशन कमीशन। इंफॉर्मेशन कमीशन कौन है? आई थिंक आपको पता है अभी कौन है? सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, राइट। इनमें से आप किसी एक पर्सन को करोगे। कौन करेगा ये अपील? एनी पर्सन हु इज अग्रीव्ड। या तो पीआईओ हो सकता है अग्रीव्ड, यहां पर पीआईओ भी तो हो सकता है ना, क्योंकि अगर वो मान लो उसके फेवर में ना आए, और या फिर एप्लीकेंट भी हो सकता है। तो अग्रीड पर्सन शैल मेक द एप्लीकेशन। अब आपको कितने दिनों के अंदर अंदर ये अपील करनी है? सेकंड अपील का टाइम होता है
90 दिन। कब से 90 दिन? यहां से जिस दिन आपको पहली अपील का फिनिश हुई उसके 90 दिन में। तो पहली अपील आपकी कब फिनिश हुई? 31/1 को। तो 90 दिन कब खत्म हो रहे हैं? 4 30 अप्रैल 2020 को मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं, इस दिन तक आपको अपील करनी पड़ती है। रादर आई वुड से सेकंड अपील 90 दिन फ्रॉम द डिस्पोजल ऑफ फर्स्ट अपील से आपको करना है। ठीक है, क्या आपको एक्सटेंशन मिल सकती है? हाँ सर, बिल्कुल आपको यहां पर एक्सटेंशन मिल सकती है। कितनी मिल सकती है? एट द मर्सी ऑफ इंफॉर्मेशन कमीशन। मर्सी मतलब उनकी इच्छा पे, उनकी दया पे, जितना उनका मन करेगा उतना एक्सटेंशन आपको दे सकते हैं वो चाहे तो, ये हो सकता है। अच्छा, इनको ये डिस्पोज ऑफ कितने दिनों में करना है? इसके लिए हम क्या है? साइलेंट है। साइलेंट है मतलब इसके बारे में कुछ भी लिखा हुआ नहीं है। लिखा नहीं है तो मतलब क्या है अभी? क्योंकि बहुत सीनियर लोग है ये। कौन है दिख रहा है ना, किसके इक्वल है? इलेक्ट्रॉल कमिश्नर, प्रधानमंत्री अपॉइंट कर रहा है, तो इनके ऊपर समय सीमा बट एक रीजनेबल टाइम में इनको भी करना होता है। ठीक है, आई होप ये समझ आ गया आपको अभी। अभी यहां तक कोई भी सवाल है तो आप पूछो मुझे। लिख, नोट डाउन हो गया ना? मैं बुक में दिखा देता हूं आपको सारा। अभी देखो, फर्स्ट अपील अग्रीड पर्सन, किसको? सीनियर टू पीआईओ। टाइम लिमिट 30 डेज। एक्सटेंशन हाँ मिल सकती है। कितनी एक्सटेंशन? 15 दिन। डिस्पोज कितने दिनों में? 15 दिन में फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव। सेकंड अपील अग्रीड पर्सन सीआईसीएसआई की कितने दिनों में? 90 दिन में और सफिशिएंट कॉस्ट पे, और बाकी डिस्पोजल के लिए साइलेंट है। क्लियर? कुछ चीजें और भी बतानी है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो कि, क्योंकि 5-7 मिनट का ही एक्ट है तो खत्म करता हूं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे हैं जिनसे कि आप अपील कर ही नहीं सकते हो। देयर आर सर्टेन ऑर्गेनाइजेशन विच आर कॉल्ड एज एक्सक्लूडेड ऑर्गेनाइजेशन। सम ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड एज एक्सक्लूडेड, जो मैं आपको थ्योरेटिकली तो बता चुका हूं। ध्यान से समझना, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। कुछ तो होते हैं एग्जम्प्टेड इंफॉर्मेशन और कुछ है एग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशंस। ध्यान से समझो, बीएसएफ क्या है? एग्जम्प्टेड इंफॉर्मेशन या एग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन? मतलब बीएसएफ से आप कुछ भी नहीं पूछ सकते हो। एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर, इट इज एग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन। एटॉमिक ऑर्गेनाइजेशन से आप कुछ भी नहीं पूछ सकते हो। होल्ड ऑन, अब फॉर एग्जांपल हमारा इंडियन रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से आप बहुत सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हो, बट बहुत सारी नहीं ले सकते हो। तो जो बहुत सारी नहीं ले सकते हो वो क्या है? इंफॉर्मेशन। तो समझो, कुछ, ध्यान से, कुछ ऑर्गेनाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशन ही एक्सक्लूडेड है और कुछ ऑर्गेनाइजेशन तो इंक्लूडेड है बट उनकी कुछ इंफॉर्मेशन एक्सक्लूडेड है कि ये कॉन्फिडेंशियल है, ये हम नहीं बता सकते। जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एक्सक्लूडेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, बट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से आप वो नहीं पूछ सकते कि आपने एटॉमिक एनर्जी के लिए या राफेल के लिए कितने पैसे फ्रांस गवर्नमेंट को दिए, हमारे एक्सपेंडिचर का नहीं पूछ सकते। तो उसकी कुछ इंफॉर्मेशन एग्जाम। आई थिंक समझ आ गया ये वर्ड में क्या कह रहा हूं। ये थ्योरी था, आपको इधर लिखा हुआ। एग्जम्प्टेड इंफॉर्मेशन कौन कौन सी होती है? एग्जम्प्टेड इंफॉर्मेशन वो होती है, इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, जो हमारी इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पे इफेक्ट कर दे, या फिर जिससे कि इंडिया के अंदर कोई भी ऑफेंस हो सकता है, या फिर कोर्ट ट्रिब्यूनल ने मना कर दिया, या फिर ऐसी इंफॉर्मेशन जो कमर्शियल कॉन्फिडेंस और ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, हमारे आईपीआर समझते हो ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वो नहीं ले सकते। कुछ फॉरेन गवर्नमेंट के साथ हमारे कॉन्फिडेंशियल, सबसे बेटर है राफेल, आपका सामने ही था अभी, फॉरेन गवर्नमेंट के साथ था ना हमारा। तो निर्मला सीतारमन, देन फाइनेंस मिनिस्टर, व्हाट शी सेड, आई विल नॉट शेयर सम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, मैं नहीं बताऊंगा। ठीक है, ओके। कुछ फिजिकल सेफ्टी किसी पर्सन की तो नहीं ले सकते आप। इन्वेस्टिगेशन प्रोसिक्यूशन वाली चीजें, कैबिनेट के पेपर्स आपको चाहिए, मुझे तो चाहिए कैबिनेट के, किस मंत्री को कौन सा पद देने वाले हो आप,
बताओ, नहीं सर कैबिनेट पेपर है, आपका क्या लेना देना, इसमें आपका टैक्स थोड़ी यूज हो रहा है, वो नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर पब्लिक का इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं है किसी चीज में, वो चीज आपको, वो इंफॉर्मेशन है। आपका क्या लेना देना कि न्यूक्लियर का बटन का है, भैया आपको क्या करना है, समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूं। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड कि व्हाट टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन विल बी एक्सक्लूडेड, कौन सी इंफॉर्मेशन एग्जम्प्टेड होती है जिसमें पब्लिक का कोई लेना देना नहीं है। फिर आता है एग्जम्प्टेड ऑर्गेनाइजेशन, तो आप समझ सकते हो कौन से एग्जम्प्टेड होते हैं, जैसे हमारा बॉर्डर फोर्स, बीएसएफ, सीआरपीएफ, हमारे टैंक्स, एटॉमिक, न्यूक्लियर, आर्म्स, एम्यूशन, पूरी नहीं बट हाँ कुछ पार्ट उसका रहेगा। ठीक है, एक्ट एक्सक्लूडेड सेंट्रल इंफॉर्मेशन एंड सिक्योरिटी एजेंसीज, जैसे सीबीआई, तो कई बार इस पे लड़ाई चली है, सीबीआई को डालेंगे ना डालें। इनफैक्ट पॉलिटिकल पार्टीज को भी इसमें डाला गया था, बट फिर उसके बाद अमेंडमेंट लाके पॉलिटिकल पार्टी को एक्सक्लूड कर दिया गया यहाँ से। बनाया किसने एक्ट, उन्होंने बनाया, अगर वो इसमें आ जाएंगे तो उनको तो दिक्कत होगी ना। पहले डाल दिया गया था, फिर हटा दिया गया उनको, और सब ने यूनानिमसली कहा हाँ जी हटा दो, किसी ने अपोज नहीं किया इसको पार्लियामेंट में हटाने के लिए। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कुछ एजेंसीज को अगर चाहे तो हटा सकते कि हम इनको नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज मुझे ऊपर करेक्ट करनी थी, लाइफ लिबर्टी का जो रिप्लाई है वो कितने दिनों में आएगा, कितने टाइम में आएगा, 48 आवर्स में लाइफ लिबर्टी का आपको रिप्लाई देना पड़ेगा। प्लस अगर पीआईओ ने आपको रिप्लाई नहीं दिया या यू आर डिससेटिस्फाइड, तो पीआईओ विल इनवाइट अ ट्रबल। कितना ट्रबल, 250 रुपीज पर डे, 250 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से उसके ऊपर एक मॉनेटरी पेनल्टी, जो कि मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 25,000। देखो पर डे उस पर कितना लगेगा, 250, विच कैन गो मैक्सिमम 25,000। अगर पीआईओ का कोई भी गलती है तो मैक्सिमम कितना, 250 पर डे, मैक्सिमम 25,000। जो मैंने इधर भी लिख दिया था आपको। ओके, एक डेट और बतानी है मुझे आपको, एक टाइम ड्यूरेशन और बताना है बस। अच्छा, मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया था जिसमें आपको मैंने लिखवाया था समय सीमा, टाइम ड्यूरेशन बताया था ना, द टाइम लिमिट विद इन विच दे हैव टू रिप्लाई, ये था ना आपका। ठीक है, इसमें एक एडिशन करना है मुझे। दैट एडिशन इज कि अगर लाइफ लिबर्टी है तो 48 आवर्स में, ह्यूमन राइट्स और करप्शन के अगर हैं, चाहे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से लेने हो, इनको रिप्लाई का टाइम ड्यूरेशन है 45 डेज। अगर करप्शन के कोई भी चार्जेस किसी पे भी है, या ह्यूमन राइट वायलेशन का कोई अगर है इंफॉर्मेशन, कितने दिनों में रिप्लाई करना है, 48 का। तो अब आपके पास कितनी चीजें आ गई है, मैं एक बार फिर से बताता हूं। पीआईओ को दोगे तो 30 डेज, असिस्टेंट पीआईओ 35 डेज, थर्ड पार्टी 40 डेज, लाइफ लिबर्टी, ह्यूमन राइट्स करप्शन 45 डेज। तो दिस एक्ट इज कंप्लीटली ओवर, कंप्लीटली पूरी हो चुकी है आपकी ये एक्ट। एक बार मैं जल्दी से रिवाइज फास्टली क्विकली करवा देता हूं। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, कोई सवाल? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट इज बेसिकली एक्ट which provides a right to the citizen of the country that they can obtain information from the public authorities which are related to public से related information ले सकते हैं। And this act is applicable in India from 12th May 2005 in the whole India, including the state of Jammu and Kashmir. Right. उसके बाद में अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है तो किस तरीके से लेनी होती है? You have to make an application. Application shall be made to the PIO or assistant PIO, and the application ingredients are language, local Hindi or English. It should be written. एंड ऑल्सो रीजन देने की जरूरत नहीं है, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन देना पड़ेगा, फीस थोड़ी सी लगेगी, बीपीएल के लिए वो भी नहीं है। दे शुड रिप्लाई यू विद इन 30 डेज और 35 डेज, और थर्ड पार्टी 40 डेज और द टाइम अलाउड प्लस, और if the life liberty then 48 hours, and the information related to human rights or corruption, even the excluded organization shall reply you maximum within 45 days. Clear? नेक्स्ट, उसके बाद में आपने पढ़ा
इंफॉर्मेशन कमिश्नर. व्हाट इज द टॉप अथॉरिटी ऑफ द, इस एक्ट की टॉप अथॉरिटी कौन सी है? इंफॉर्मेशन कमीशन. इंफॉर्मेशन कमीशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, दैट इज सेंट्रल इंफॉर्मेशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन. सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन is appointed by the central government. State information commission is appointed by the state government. Central information shall consist of one chief and 10 maximum central information commissioner, and the state also consists of one chief and 10 commissioners, who shall be appointed by president and the governor and supported by some recommendation of certain committee, जो आपको सामने. Plus their qualification are they should be good person, probably prominent होने चाहिए, political party से related नहीं होने चाहिए और business उनका नहीं होना चाहिए. All right, and they have the power of same as civil procedure code. जैसे ओथ पे बुला सकते हैं, शपथ दिलवा सकते हैं लोग आपको, ठीक है, समन भिजवा सकते हैं. ये वर्ड थोड़े से जार्गन, थोड़े से स्पेशल है, थोड़े दिनों में समझ आएंगे. समन, वारंट एक्सेट्रा आपको आगे वाली एक्ट्स में आते जाएंगे. Okay, if the PIO do not reply you, he will invite the trouble, and the trouble is maximum 250 rupees per day, and which can go maximum 25,000. तो अगर वो 250 पर दिन है, 10 दिन का कितना हुआ? 2500. 100 दिन का 25,000 और 110 दिन का 25,000. 200 दिन का मैक्सिमम 25,000. सर 100 दिन तो बहुत ज्यादा चलेगा, क्योंकि 90 दिन तक तो उधर भी है टाइम ना आपका. फिर नेक्स्ट आया कि अपील करनी है अगर आपको, तो अपील के लिए कैसा करना पड़ेगा? अपील इज बेसिकली द अपील, फर्स्ट अपील शैल बी मेड टू द सीनियर ऑफिसर विद इन 30 days, and they should dispose of within 30 days plus 15 days extension, and the second appeal shall be made to the information commission, depend on CIC or SIC whomsoever you want to make, and the application shall be made within a period of 90 days. डिस्पोजल का कोई टाइम ड्यूरेशन यहाँ पर नहीं है. थैंक यू वेरी वेरी मच. कोई सवाल है आप इसमें मुझसे पूछ सकते हो. अपनी कॉपी देख के एक बार रिवाइज कर लो जल्दी से.